हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। डीएलएड कोर्स 502 को हम कवर कर रहे हैं। इसमें 16 यूनिट्स हैं और हम 12th यूनिट जो कि थर्ड ब्लॉक में है उस पे आ गए हैं और ये आज हम कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ थर्ड ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। यानी बाकी जो 13, 14, 15, 16 ये 4 यूनिट्स बची हैं ये फोर्थ ब्लॉक में आ जाएंगी। ओके, सो जल्दी हम उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। जितना करवाया जा रहा है जल्दी जल्दी कर लीजिए, स्पेसिफिकली DSSB वाले स्टूडेंट्स, बिकॉज सडनली अगर नोटिफिकेशन आ गया तो आपके लिए महाभारत हो जाएगी इतना सारा सिलेबस कवर करना, वो भी सिर्फ पेडागोजी वाले पार्ट का। ओके, सो बस यही बोलूंगी कि बी कंसिस्टेंट जितना भी हो सके, चाहे आप बिहार वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भले ही उनकी डेट आ रखी हो, बट ये वाली चीजें पढ़ेंगे तो एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी जो है वो रहेगी और उसकी वजह से आप किसी भी एग्जाम में बेटर कर पाएंगे और बर्डन भी नहीं आएगा कि अब तक कुछ भी नहीं किया है। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में इतना तो बनता है। और 12th यूनिट जिसका नाम है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। सो बेसिकली ये कंप्यूटर के बारे में बेसिक सी चीजें बताते हैं और कैसे कंप्यूटर की हेल्प से, असिस्टेंस से लर्निंग को बेटर किया जा सकता है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कंप्यूटर की होता क्या है कंप्यूटर। सो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जी, जिसमें रो डाटा आप इनपुट करते हैं, आप मतलब यूजर, और फिर वो डाटा प्रोसेस होता है एक कंट्रोल्ड यूनिट के अंडर जिसको हम प्रोग्राम बोलते हैं, और फिर एक रिजल्ट हमारे सामने निकल के आता है यानी आउटपुट निकल के आता है और फिर उस आउटपुट को हम फ्यूचर के लिए सेव कर लेते हैं यानी कि स्टोरेज उसकी हो जाती है। ओके, सो ये चीज क्या है, ये एक कंप्यूटर है जो ये काम करेगा और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, दैट्स इट। ये दोनों तरीके के डाटा को प्रोसेस कर सकता है, ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हो या नॉन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जिसमें हम अरिथमेटिक या लॉजिकल कैलकुलेशंस बोल रहे हैं, उन सबको ये प्रोसेस कर सकता है यानी ये प्रोग्रामिंग इसके अंडर है। कंप्यूटर जो है वो मेजरली 5 ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। एक तो वो अभी जो हमने बात की कि डाटा को एक्सेप्ट करेगा, जो भी इनपुट हम देंगे उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको स्टोर करेगा और उसको प्रोसेस करेगा जब हम प्रोसेस करने के लिए बोलेंगे। दूसरा फिर रिजल्ट, हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट निकल के आएगा और सारे के सारे ऑपरेशंस जो हैं उनको कंट्रोल करने का काम भी एक कंप्यूटर के अंदर ही होता है। सो ये 5 मेजर ऑपरेशंस जो हैं वो हमें कंप्यूटर करता हुआ दिखाई देगा। फंक्शनल यूनिट्स की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम की मेजरली 3 सेपरेट यूनिट्स होते हैं इसके ऑपरेशन के लिए मेजरली। पहला है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। बहुत इजी क्वेश्चन पूछना हो ना कंप्यूटर से रिलेटेड सो इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, ठीक है। CU मतलब कंट्रोल यूनिट और CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो इनपुट आप देते हैं कोई भी प्रोग्राम या डाटा, यहाँ पे इनपुट यूनिट होगी जिसमें जो इनपुट लेगी वो या तो स्टोर कर लेगी या फिर कंट्रोल यूनिट के पास डाटा जो है वो चला जाएगा। कंट्रोल यूनिट में और या फिर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में CU या ALU, ये दोनों ही पार्ट होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। ओके, फिर या तो स्टोर होगा प्रोसेसिंग के बाद भी या फिर एक आउटपुट के रूप में हमारे सामने आ जाएगा और रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे जिनको हम एनालाइज कर सकते हैं। अब ये जो यूनिट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जब हमने डाटा को एंटर कर दिया इनपुट डिवाइस के थ्रू तो ये प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में जाके स्टोर हो जाएगा। एक्चुअल प्रोसेसिंग जो है डाटा की और इंस्ट्रक्शंस की वो कौन परफॉर्म करेगा, ALU परफॉर्म करेगा, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। मेजर ऑपरेशंस जो ALU परफॉर्म करेगा वो कौन कौन से होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिक, कंपैरिजन, तो ये सारे काम ALU के हैं। फिर डाटा इज ट्रांसफर्ड टू ALU फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट। तो जब भी हमें ये ऑपरेशंस करवाने हैं हमारी जो स्टोरेज यूनिट है वहां से हम डाटा यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और प्रोसेसिंग के बाद एक आउटपुट जो है वो हमारे सामने निकल के आएगा और वो आउटपुट वापस से स्टोरेज यूनिट में स्टोर होने के लिए चला जाएगा फर्दर प्रोसेसिंग के लिए या स्टोरेज के लिए, ठीक है। सो ये ALU का काम हो गया जो कि एक्चुअल प्रोसेसिंग करेगा डाटा की। नेक्स्ट कंपोनेंट है कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट, जो कि एक सुपरवाइजर की तरह मतलब कंट्रोल कर रहा है ना, तो सही तरीके से चीजें हो रही हैं नहीं हो रही हैं, सो वो देखने का काम है कंट्रोल यूनिट का, यानी कंट्रोल करेगा। सुपरवाइजर जो है ये डिटरमाइन करता है सीक्वेंस की कि किस सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, किस सीक्वेंस में प्रोग्राम जो है वो फॉलो अप होगा। सो वो चीजों का ध्यान ये रखेगा, जैसे थिंग्स लाइक प्रोसेसिंग ऑफ प्रोग्राम,
स्टोर्ड इन मेन मेमोरी, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन या इशूइंग ऑफ सिग्नल फॉर अदर यूनिट। सो ये किस सीक्वेंस में काम होने चाहिए वो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करेगा। ठीक है, ये एक स्विच बोर्ड ऑपरेटर की तरह भी काम करेगा, जहां व्हेन सेवरल यूजर्स एक्सेस द कंप्यूटर साइमल्टेनियसली, तो एक टाइम पे जब ज्यादा इनपुट्स दिए जा रहे हैं उस टाइम पे भी कंट्रोल यूनिट जो है वो काम करेगा। ये कोऑर्डिनेट करेगा कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज को जो कि इनपुट और आउटपुट के दौरान हो रही होती हैं। ठीक है, सो इट इज द मैनेजर ऑफ ऑल ऑपरेशंस मेंशन इन, सो मैनेजर है जो एएलयू काम कर रहा है ना, उनको ध्यान रखने का कि सही से हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे बच्चा जब होमवर्क करता है तो होमवर्क तो बच्चा कर रहा है ना, सो होमवर्क जो है वो एएलयू कर रहा है, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो उसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, बता रहे हैं किस सीक्वेंस में होगा, तो वो कंट्रोल यूनिट हो गए। ओके, देन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू और सीयू किसी भी कंप्यूटर के आर जॉइंटली नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट को हम मिला के क्या किस में होते हैं, ये सीपीयू में होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि सारे के सारे मेजर डिसीजंस यहाँ पे लिए जाते हैं कैलकुलेशन से रिलेटेड, या क्या काम करना है, किस सीक्वेंस में करना है, उन सब चीजों से रिलेटेड। सीपीयू एक डिवाइस है जो कि इंटरप्रेट करती है, एग्जीक्यूट करती है इंस्ट्रक्शंस को। कंप्यूटर के साइड में आपने एक ऐसा बॉक्स देखा होगा, जब आप एग्जाम देने जाए कंप्यूटर पे, उस टाइम तो सबने कंप्यूटर देखा ही होगा अगर घर में ना हो तो। सो वहां पे जो है आपको क्या मिल जाएंगे, अलग अलग ऑपरेशंस करने के लिए बटन मिल जाएंगे और कनेक्ट कर सकते हैं हम इसको कंप्यूटर के साथ। देन जी मेजर कंपोनेंट की बात करें तो दो ब्रॉड ग्रुप्स होंगे कंपोनेंट के, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस देखें तो हार्डवेयर क्या है, वो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स रेफर्स टू द इंटरनल और पेरिफेरल डिवाइसेस। तो बेसिकली जितने भी फिजिकल पार्ट हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, जैसे मान लो ये मैं बोर्ड ये लिख रही हूँ, इसके ऊपर ये कार्डबोर्ड टाइप जो है इसको हम क्या बोलेंगे, हार्डवेयर हो गया। ये जो मेरा लैपटॉप की बॉडी है वो हार्डवेयर हो गई, ये पेन हार्डवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर क्या होगा, सॉफ्टवेयर जितने भी प्रोग्राम्स है, आप प्रोग्राम को तो आप टच नहीं कर सकते ना। जैसे मान लो मैं OBS स्टूडियो यूज कर रही हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, सो वो जो है वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप जो कंप्यूटर में चीजें यूज करते हैं, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए जो आप चीजें यूज कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वाला क्या हो गया, एक सॉफ्टवेयर हो गया। ओके, तो जो प्रोग्रामिंग का पार्ट है कि कैसे आप यूज करेंगे, क्या चीजें कर, तो वो इंटेलिजेंस जो कंप्यूटर को देते हैं ना, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं। ओके, सो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसके अलावा कंप्यूटर को 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, इनपुट डिवाइस, सीपीयू, स्टोरेज डिवाइस और आउटपुट। सो इनपुट डिवाइस में क्या आ जाएगा, जो जिस चीज से आप इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर में, डाटा जो है वो बाहर से अंदर कंप्यूटर में दे रहे हैं। सो जैसे माउस के थ्रू या कीबोर्ड के थ्रू जो आप डाटा देते हैं, वो तो ये दोनों चीजें क्या हो गई, ये इनपुट डिवाइसेस हो गई मेजर। ओके, सो जिससे डाटा आप कंप्यूटर को फीड कर रहे हैं वो इनपुट डिवाइस। सीपीयू उसको जैसे सीपीयू में 2 चीजें आ गई ना, सीयू एंड एएलयू, सो ये प्रोसेसिंग के काम आ जाएंगे, सारा काम ये करेंगे। फिर स्टोरेज डिवाइस में चीजें स्टोर हो जाएंगी और लास्ट में आउटपुट हमारा निकल के आएगा। सो अब आप मुझे, बहुत इजी है आंसर, बट आउटपुट डिवाइस में कुछ एक के नाम बताइएगा। जैसे इनपुट डिवाइस में मैंने आपको माउस और कीबोर्ड बताया, ऐसे आउटपुट डिवाइस में और क्या क्या हो सकते हैं जहां पे आउटपुट आपको नजर आ रहा हो या आउटपुट आपको मिल रहा हो। ओके, सो इनपुट डिवाइस तो ये हो गई, आउटपुट के दो या 3 के नाम आप जो है कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्टोरेज डिवाइस की अगर बात करेंगे तो देखिए सीपीयू में इतनी स्टोरेज नहीं होती कि बहुत बड़ी चीजों को वो परमानेंटली डाटा को स्टोर कर पाए। ओके, तो जैसे ह्यूमन ब्रेन में भी एक मेमोरी बनी होती है ना, ऐसे ही लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए हमें एक मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, तो उसको हम मेमोरी या स्टोरेज बोलेंगे। डाटा जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज भी हो सकती है। प्राइमरी स्टोरेज मतलब आपने कंप्यूटर में ही डाटा स्टोर कर लिया, और सेकेंडरी स्टोरेज मतलब आप किसी बाहर की चीज में, जैसे पेन ड्राइव हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, उनके अंदर जब आप डाटा स्टोर करते हैं। तो 2 सेट ऑफ मेमोरी होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड राइट मेमोरी, ठीक है, इसको रीड राइट मेमोरी भी कई बार बोल देते हैं। रोम, रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क आ जाएंगी, लोकल डिस्क आ जाएंगी या ऑप्टिकल डिस्क आ जाएंगी, CDR, CDRW, तो ये सारी की सारी किसमें आ जाएंगी, सेकेंडरी में। तो इसीलिए जब भी आप कंप्यूटर या कई बार फोन लेने जाते हैं तो आप रैम पूछते हैं उससे। रैम मतलब वो है उसमें स्टोरेज, उसमें आपको चिप डालने की या फिर आपको पेन ड्राइव डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये क्वेश्चन यहां से आ जाता है, ऑल्दो आपके NIOS के मटेरियल में ये चीज मेंशन नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है तो मैं डाल रही हूं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन, ये कंप्यूटर की जनरेशन है, ये कब कब आई वो टाइमलाइन हमें थोड़ा आइडिया रहे, प्लस
इससे टाइमलाइन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इवॉल्विंग हार्डवेयर कि इनका इवोल्यूशन हुआ है ना, कि सबसे पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज की जाती थी, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड, फिर ट्रांजिस्टर बेस्ड आई चीजें, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड आईसी बेस्ड बोल देते हैं, फिर माइक्रो प्रोसेसर, और अब की जनरेशन में जो है वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सारी की सारी चीजें हैं। सो ये जो है वैक्यूम, ट्रांजिस्टर, आईसी और ये माइक्रो प्रोसेसर, ये सीक्वेंस याद रखिएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन की, ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ओके अब यूजुअली हम 4 तरीके के कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। सो इनका मतलब आपको पता चल ही रहा है कि स्टोरेज, चीजें, काम करने का तरीका फास्ट होता जाएगा, बढ़ती जाएंगी चीजें। सो माइक्रो कंप्यूटर जो है वो लोवेस्ट एंड ऑफ कंप्यूटर रेंज है इन टर्म्स ऑफ स्पीड और स्टोरेज भी, तो स्पीड भी कम होगी माइक्रो कंप्यूटर्स की और स्टोरेज कैपेसिटी भी कम होगी। सीपीयू जो है वो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर है। फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर जो बना था वो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप से बना था। मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन जो है पर्सनल कंप्यूटर की वो इसमें आ जाती हैं, जो हम पर्सनल कंप्यूटर्स यूज करते हैं, ठीक है, वो माइक्रो कंप्यूटर्स होंगे। पीसी जो है वो नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगी 8 बिट से 16 बिट एंड 32 बिट, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर्स जो है वो IBM पीसी या PC80 ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। मिनी कंप्यूटर डिजाइन टू सपोर्ट मोर देन 1 यूजर एट अ टाइम, तो एक से ज्यादा यूजर्स यहाँ पे काम कर सकते हैं। इट पोजेसेस लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी और स्पीड भी हाई होगी एज कंपैरिजन टू माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है वो मल्टी यूजर सिस्टम के साथ आता है, जिसमें आप सेम टाइम पे बहुत सारे यूजर साथ में काम कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज जनरली यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको डाटा इनपुट्स काफी सारे देने हैं, सो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड एज सर्वर्स इन लोकल एरिया नेटवर्क, ताकि लोकल एरिया में जो चीजें हो रही हैं वहां पे आप साथ में सारे अपडेशंस जो है वो कर पाएं। Then mainframe computer, these computers are generally large in terms of memory than mini computer। तो ये देखिए माइक्रो से बढ़िया है मिनी, मिनी से बढ़िया मेन और मेन फ्रेम से बढ़िया है सुपर कंप्यूटर in terms of speed and memory। They operate at very high speed, have large storage capacity और एक साथ में बहुत सारे यूजर्स का वर्कलोड जो है वो हैंडल कर सकते हैं। They are generally used in centralized database, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, तो वहां पे बहुत सारे कंप्यूटर्स पे काम कर रहे होते हैं लोग और एम्प्लॉइज, उन सब का एक ही डाटाबेस रहता है, वो आप डाटाबेस कहीं पर भी ओपन कर सकते हैं, राइट। सो वो एक ही डाटाबेस, मतलब सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस में ये ज्यादा यूज किए जाते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। सुपर कंप्यूटर जो है वो फास्टेस्ट हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन्स हैं, प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा हाई है बाकी कंप्यूटर के कंपैरिजन में, मल्टी प्रोसेसिंग टेक्निक इनके अंदर भी है। वन वे इन विच सुपर कंप्यूटर्स आर बिल्ट, जब आप बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर को इंटरकनेक्ट कर देते हैं तो एक सुपर कंप्यूटर बन के निकलता है। सुपर कंप्यूटर्स को हम यूजुअली वेदर फोरकास्टिंग में, बायोमेडिकल रिसर्च में, रिमोट सेंसिंग, एयरक्राफ्ट डिजाइन या अदर एरिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए स्पीड और मेमोरी की जब बात आएगी, सो माइक्रो से बेटर है मिनी, मिनी से बेटर है मेन और मेन से बेटर है सुपर। तो ये स्पीड और मेमोरी में कंपैरेटिवली बढ़ते चले जाएंगे और माइक्रो में जहां एक यूजर काम कर सकता है वैसे ही नंबर ऑफ यूजर्स की वो जो है वो संख्या भी बढ़ती जाएगी। अगर हम यूजिंग द कंप्यूटर हेडिंग के अंदर इन्होंने सिर्फ ये बता रखा है कि कंप्यूटर चलता कैसे, कि आप स्टार्ट कैसे करेंगे, तो स्टार्ट में इट्स लाइक आपने ऑन का बटन ऑन किया, उसके बाद जो है आपने पासवर्ड या जो भी है वो ओपन हो जाएगा। शट डाउन कैसे करेंगे आप, इसको बंद कैसे करेंगे, ठीक है, वह जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे सिखाया जाता है ना, जब आप 5th क्लास में, जब भी कंप्यूटर आपकी क्लास में आता है या आपके जो है सिलेबस में इंक्लूड किया जाता है, उस टाइम पे जो बेसिक चीजें सिखाई जाती हैं वो यूज ऑफ कंप्यूटर में इन्होंने दे रखा है, जो मुझे लगा नहीं कि बहुत ज्यादा आपको ऐसे, मैं मतलब आपको पता है, यूजुअली आप एक नॉर्मल इंसान जिसने थोड़ा सा भी कंप्यूटर यूज किया तो उसको पता होंगे कि कैसे कैसे ओपन होता है, कैसे खुलता है, कैसे पीपीटी खुलेगी वगैरह वगैरह। देन बात आती है जी कंप्यूटर एक लर्निंग सोर्स की तरह, जिसमें हम इंटरनेट और वेब की बात करते हैं। बहुत बार जनरली ये देखा गया है कि वेब और इंटरनेट दोनों को हम सेम चीज मान लेते हैं, बट ये क्लोजली रिलेटेड है, सेम नहीं है एग्जैक्टली। डिफरेंस क्या है, इंटरनेट जो है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर है, लेकिन वेब क्या है, वो कलेक्शन है डॉक्यूमेंट का, जो कि आपको इंटरनेट या वेब सर्चिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप उन डॉक्यूमेंट्स तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर इंटरनेट होगा तभी आप कोई ब्राउजर ओपन कर पाएंगे, तभी आप कोई पेज ओपन कर पाएंगे। सो वो अलग अलग चीजें, जो हम पेज ओपन कर रहे हैं वो वेब पेज है,
ठीक है, जिसको हम वेब पे ओपन कर रहे हैं, ब्राउजर पे ओपन कर रहे हैं, इंटरनेट की हेल्प से हो रही हैं ये चीजें, तो सेम चीज नहीं है ये। ओके, वेबसाइट्स जो अपने कंप्यूटर में होती हैं दे आर कॉल्ड इंटरनेट सर्वर्स। वेबसाइट्स रिसाइड ऑन कंप्यूटर। व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, तो आप जो है आपका जो वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है वो कम्युनिकेट करेगा इंटरनेट सर्वर से। वहां से आप जो भी यूआरएल दे रहे हैं या जो भी आप लिंक दे रहे हैं या जिस पे आपने क्लिक किया है, जो वेब पेज आप ओपन करना चाह रहे हैं, सो वो फिर आपको उसकी एक कॉपी भेजेंगे और आपके कंप्यूटर में या फोन में भी वो चीज ओपन हो जाएगी। ओके, तो जो यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या जो आप टाइप कर रहे हैं या हाइपरलिंक पे आप क्लिक कर रहे हैं, तो वो सर्वर होता, मतलब वो क्या करेगा, सर्वर को ट्राई करेगा कांटेक्ट करने का, और सर्वर जो है फिर आपको वो पेज भेजेगा जो आपने रिक्वेस्ट किया है। ओके, और ये बहुत, अगर आपका इंटरनेट अच्छा चल रहा है तो ये बहुत माइक्रो सेकेंड में भी चीजें कई बार हो जाती हैं, 1-2 सेकेंड में आराम से हो जाती है, खुल जाती हैं चीजें। ठीक है, देन है इंटरनेट बेस्ड लर्निंग की, इंटरनेट की हेल्प से, बेसिस इंटरनेट है जिसका, वो कैसे सिखाएंगे आप चीजें। सो इंटरनेट टेक्नोलॉजी हैज मेड अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम। ठीक है, सो इंटरनेट टेक्नोलॉजी, आजकल छोटे बच्चे जिनको खाना भी खुद से नहीं खाना आता, उनको फोन चलाना आता है, ये आपने देखा होगा। ठीक है, सो इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आजकल हो रखा है, और क्लासरूम में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम इंटरनेट को क्लास में यूज कर सकते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, इंटरेक्शन के लिए और सोशियबिलिटी के लिए। सो ये मेजर चीजें हैं जिन पर्पस से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट जो है वो एक गुड मीडियम ऑफ इंटरेक्शन और सोशियबिलिटी होता है, किसका, टीचर और स्टूडेंट के बीच का। जैसे हम गूगल मीट पे क्लासेस करते हैं या लाइव कोई क्लास आप करते हैं, तो उस दौरान जो एक इंटरेक्शन दिखाई देता है, तो वो इंटरेक्शन और सोशल होने का भी एक तरीका है इंटरनेट। एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए वेब 2.0 की टेक्नोलॉजीज, जैसे विकी या ब्लॉग या फेसबुक, इस तरीके के जो है इन चीजों को भी यूज किया जा सकता है लर्निंग के पर्पस से। अब आप करते हैं नहीं करते हैं वो आप पे निर्भर करता है। इंटरनेट एज अ टेक्नोलॉजी ऑफ इंफॉर्मेशन डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे यूजिंग द इंटरनेट एज एन एक्सेसिबल लाइब्रेरी विद इन विच स्टूडेंट्स जो है वो ब्राउज करेंगे डिफरेंट इंफॉर्मेशन ज्यादा फ्रीली बिफोर और आफ्टर द क्लास। तो आप इंटरनेट को एक एक्सेसिबल लाइब्रेरी की तरह भी यूज किया जा सकता है। इंटरनेट को कुछ नई काइंड ऑफ टेक्स्ट बुक्स जो है बच्चों के लिए पब्लिश करनी है, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड की तरह भी आप इंटरनेट, मतलब व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, असिंक्रोनस डिस्कशन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें इंटरनेट की हेल्प से हो सकती हैं, जैसे मैं आपको इंटरनेट की हेल्प से ही पढ़ा रही हूं अभी, राइट। सो डिफरेंट मोड क्या रहेंगे कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग प्रोग्राम्स के। सो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, ड्रिल एंड सेशन हो सकता है, प्रैक्टिस सेशन, ट्यूटोरियल मोड हो सकता है, डाटा को एनालाइज कर सकते हैं आप, साइमुलेशन मोड हो सकता है। साइमुलेशन कई बार बता रखा है, बताइएगा साइमुलेशन क्या होता है। ओके, मॉडलिंग जो है वो आप यूज कर सकते हैं, और इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल। सो ये अलग अलग मोड हैं जिसमें कंप्यूटर असिस्ट कर सकता है लर्निंग में। ओके, कैसे करेंगे, तो प्लान करना पड़ेगा आपको कि आप कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग बच्चों को कैसे सिखाएंगे। सो पहले आप ऑब्जेक्टिव स्टेट करेंगे कि कोई भी टॉपिक कोर्स आपने जो पढ़ाना है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो दैट कॉन्सेप्ट दैट यू आर गोइंग टू टीच, उसके क्या रहेंगी चीजें। एज यू नो व्हेन यू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर मोड ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, उसके अकॉर्डिंग, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपका कंटेंट क्या है, आप पढ़ाना क्या चाह रहे हैं और कहाँ पे आप कंप्यूटर का यूज करेंगे। तो वो ऑब्जेक्टिव स्टेट करने हैं आपने। फिर आपने अवेलेबल, मतलब आइडेंटिफाई करना है स्पेस और अवेलेबिलिटी की कहाँ आप यूज करेंगे कंप्यूटर का, कैसे करेंगे। सो वो स्पेस आइडेंटिफाई करना है कि आपके कंटेंट में, कोर्स में, टॉपिक या लेसन में कहां पे आप कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। ओके, और उसके बेसिस पे फिर आपको सिटिंग अरेंजमेंट भी प्लान करना पड़ेगा कि अगर कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, सो एक कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, ज्यादा का हो रहा है, जैसे यहाँ पे हर एक बच्चे के आगे एक कंप्यूटर हम बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अलग सिटिंग अरेंजमेंट है, तो आप अलग अलग ये सिटिंग अरेंजमेंट्स आपको दिखा रखे हैं, तो आप अलग अलग तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट करके बच्चों को चीजें सिखा सकते हैं। ओके, फिर सिटिंग अरेंजमेंट आपने जब प्लान कर लिया तो आप क्या कर रहे हैं, आप मोड सिलेक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का, कि आपने, आपका जो कंटेंट है उसका क्या नेचर है, जो अवेलेबिलिटी है आपके कंप्यूटर के टूल्स की वो है या नहीं, क्लासरूम का क्या साइज है, आपने जो चीजें सिलेक्ट की हैं क्या वो सूटेबल हैं, क्या वो लर्निंग को फैसिलिटेट कर रही हैं। तो ये सब चीजें देखने के बाद आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे। पहले तो आपने चीजें सिलेक्ट की हैं, फिर स्ट्रैटेजीज जो आपको इंप्लीमेंट करनी है,
ठीक है, जैसे कुछ एक कॉमन स्ट्रेटजीज हम देखें, लेक्चर स्ट्रेटजी। तो लेक्चर स्ट्रेटजी में क्या होगा, टीचर को ही पढ़ाना है लेक्चर, तो टीचर कंप्यूटर का इस्तेमाल करे, बच्चों को यूज इसमें नहीं हो रहा है कंप्यूटर का। तो एक क्लास में एक कंप्यूटर से भी चीजें मैनेज हो जाएंगी कि उसी कंप्यूटर पे पीपीटी दिखा के बच्चों को पढ़ा रहा है टीचर। ठीक है, कोलैबोरेटिव स्ट्रेटजीज में 4 से 5 के ग्रुप हमने स्टूडेंट्स के बना दिए और हर एक को एक एक कंप्यूटर दे दिया, यानी 4-5 बच्चे अब एक कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो हमें कुछ एक कंप्यूटर्स की जरूरत इसके अंदर पड़ेगी। सेल्फ रेगुलेटरी स्ट्रेटजी में क्या होगा, हर एक बच्चा हर एक सिंगल कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है इंक्लूडिंग टीचर। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें कंप्यूटर लैब की जरूरत पड़ेगी, इसको हम क्लासरूम के अंदर मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो हमें कंप्यूटर लैब में जाना पड़ेगा। हर एक बच्चे को अलग अलग कंप्यूटर पे बिठा के हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, इंक्लूडिंग टीचर, मतलब अलग से टीचर भी एक अलग कंप्यूटर पे बैठ के बच्चों को समझा रहा है और वो सुन के फॉलो अप कर रहे हैं। ओके, सो इस तरीके से कंप्यूटर की हेल्प से, असिस्टेंस से हम लर्निंग बेटर कर सकते हैं। और किस तरीके से कर सकते हैं, कहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम स्पेस ढूंढेंगे, वो सारी चीजें हमने जो है डिस्कस कर ली हैं। सो आई होप आपको समझ आया हो कि कंप्यूटर की असिस्टेंस से हम लर्निंग को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।